वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगला हमें उसी कड़ी में आगे बात कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बात कर ली थी, सेंसस का जो बचा हुआ पार्ट था उस पर हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल बात कर ली थी कि किस हमारा जो इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग चैप्टर है उसमें आपकी नेशनल इनकम क्या है। हम लोग अभी इसी में आगे बात करेंगे कि हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करें। हमारे किसी भी नेशन की जो इनकम होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके कैलकुलेशन के लिए इनिशियली ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको आज ही कैलकुलेट कर रहे हैं या अभी एफर्ट हुए हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले से भी एफर्ट्स हो चुके हैं, मतलब पहले से भी काफ़ी लोगों ने इसके लिए एफर्ट किए हैं हमारे इसको कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि अब तो आप लोगों का ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, पर उसके पहले मैं अगर बात करूँ आप लोगों से कि पहले किसने किया था, तो हम लोग पहले इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। मतलब हमारे यहाँ पे हमारा जो कंट्री था वो स्लैवरी सिस्टम में काम कर रहा था, हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। तो उस केस में थोड़ी सी सिचुएशन बहुत अलग थी। मतलब कोई नेशनल इनकम का पता नहीं था, कितनी इनकम हो रही है, क्या हो रहा है, इसका कुछ भी मेजरमेंट हम नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे हमारे काफ़ी एडल्ट पीपल्स थे। उन एडल्ट पीपल्स ने ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को वॉच करने के बाद ये सोचा कि इंडियन कंडीशन बेटर नहीं है। इंडिया में काफ़ी कुछ सिचुएशन पहले के कंपैरेटिवली ख़राब हो चुकी है। कभी वो इंडिया जो गोल्डन बर्ड था वो इंडिया जो कभी गोल्डन बर्ड था अब धीरे धीरे करके एक पुअर कंट्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस पीपल, जिसमें दादा भाई नौरोजी कहते हैं, नौरोजी हैं, जो आप लोगों के यहाँ पर लिबरलिस्ट थे, और इनकी बुक का नाम है ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हमारे ड्रेन थ्योरी को डिस्क्राइब किया। और ड्रेन थ्योरी क्या थी? ड्रेन थ्योरी ये थी कि आपके इंडिया से कॉन्टीन्यूसली वेल्थ ड्रेन हो रहा है। कहाँ ड्रेन हो रहा है? यूके की तरफ ड्रेन हो रहा है। ये आपका इंडिया है, और इस इंडिया से कंटिन्यूसली क्या हो रहा था? हमारी जो मनी है वो ड्रेन होकर कहाँ जा रही थी? फॉरेन कंट्री में जा रही थी। और फॉरेन कंट्री में कौन था आप लोगों का? ये आप लोगों का यूके है। इस यूके में आपकी कंटिन्यूसली आपकी मनी जा रही थी। मतलब आपको पता है पहले या तो हमारे रॉ मटेरियल के थ्रू या फिर आप लोग यहाँ से बना हुआ सामान इंडिया में आकर सेल हो रहा था। तो मनी फॉर्म में हमारा पूरा का पूरा पैसा कहाँ जा रहा था? यूके, जिसको हम लोग पहले यूके यूनाइटेड किंगडम बोलते थे, आजकल हम लोग उसको इंग्लैंड बोलते हैं। पैसा कंटिन्यूसली वहाँ जा रहा था। तो इंडिया की कंडीशन बड़ी ख़राब होती जा रही थी। हमारे डे बाय डे आपका इंडिया एक पुअर कंट्री में कन्वर्ट हो रहा है। इस सिचुएशन में जब इंडिया पुअर कंडीशन में कन्वर्ट होने लगा तो काफ़ी सारे लोगों का फोकस गया। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उसको 1868 में सबसे पहले तो उन्होंने मेज़र किया, पर दादा भाई नौरोजी के बाद फिर धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट आए और उन लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया कि नहीं, इंडियन कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, या इंडिया का जो वेल्थ कॉन्टीन्यूसली ड्रेन कर रहा है उस ड्रेन कंडीशन को हमें कंट्रोल करना होगा, बैरियर्स जनरेट करने होंगे कि इंडिया का मनी इंडिया में ही बना रहे, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इंडिया में ही बनी रहे। तो उसके लिए उन्होंने एफर्ट किया। इसके बाद में बहुत सारे और भी थिंकर्स हुए, जिसमें पेटेल सिराज हैं, डॉक्टर वी राव, आर.सी. देसाई, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंडियन जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसको उन्होंने गेस्चर किया, मेज़र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक टेंटेटिव एक आइडिया लगाया कि ऐसी इतनी इनकम इंडिया की अभी प्रेजेंट टाइम में होगी, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। फिर उसके बाद में उन लोगों ने बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे बेसिस का प्रैक्टिकल किया कि हम लोग इंडिया की जो ये इकोनॉमी है उसको कैसे मेज़र करें। इसके बाद में बहुत सारे हमारे थिंकर्स आए, उन्होंने बहुत सारे बिलीवेबल डेटास कलेक्ट करे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। हालांकि उस टाइम स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास क्लियर डेटा नहीं थे, और क्लियर डेटा की एब्सेंस में पॉसिबल ही नहीं था कि आप एक्चुअल मेज़र कर पाएँ नेशनल इनकम को। तो एक्चुअलिटी नहीं आ पा रही थी, और जब एक्चुअलिटी नहीं आ पा रही थी ऐसी सिचुएशन में आप नेशनल इनकम को कैसे मेज़र करेंगे, बहुत बड़ा इशू था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने
सबसे पहले काम किया और वो ये था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो करने वाले थे पीसी महालनोबिस, और ये उस टाइम उनके प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के, और उन्होंने सजेस्ट किया इंडियन इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए कि हमें इंडियन इकोनॉमी को मेज़र करना है। कैसे मेज़र करना है? उसके मेज़रमेंट के लिए 1949 में नेशनल इनकम के लिए कमेटी फॉर्मुलेट की गई, और इस कमेटी ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई 1951 में, और लास्ट रिपोर्ट जो थी इनका सबमिशन हुआ था 1955 में। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया और इसको हम लोग बोल रहे हैं CSO डिपार्टमेंट, और CSO डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसने हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल इनकम को मेज़र करने का वर्क 1955 में स्टार्ट किया। मतलब CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1955 के बाद इसने इंडियन नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स थे उनको उन्होंने फॉर्मुलेट किया, और उसके बाद से इंडियन नेशनल इनकम जो है वो मेज़र होने लगी। पहले मैंने आप लोगों से कहा कि पहले नहीं होती थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों से कहा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? जितने अवेलेबल रिसोर्सेज का आउटपुट है वो क्या है? नेशनल इनकम है। तो कैसे हम लोग नेशनल इनकम को मेज़र करें? तो हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि नेशनल इनकम को मेज़र कर रहे होते हैं उसकी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड हमने कहा कि टू इकोनॉमीज में कंपैरिजन करके। थर्ड हम लोगों ने कहा रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। और फोर्थ हम लोगों ने कहा कि जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उस सेक्टर के आउटपुट के अकॉर्डिंग मेज़र कर रहे होते हैं। और लास्टली क्या कर रहे होते हैं हम लोग कि हमारी जो इनकम होती है उसको हम लोग हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू मेज़र करते हैं कि किसी भी कंट्री का स्टेटस कैसा है। ये हम लोगों ने मेजरमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, 4 पॉइंट्स देखे मैंने। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग, तो हमने कहा कि हमारे टोटल जो नेशनल जो आउटपुट है रिसोर्सेज का, जो हमारी इनकम है, उस इनकम को 100 किससे हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? पर कैपिटल इनकम आ जाएगी, और पर कैपिटल इनकम पे क्वेश्चन पूछता है। ये खत्म हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि क्या हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हमारी जो इनकम है उसको कैलकुलेट स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं? नो, स्टार्टिंग से कोई कैलकुलेशन नहीं थी। इंडिया गोल्डन बर्ड था, खूब प्रॉस्पेरिटी थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब हम लोग कॉलोनियलिज्म में कन्वर्ट हुए, जब हमारे यहाँ पे यूके का रूल स्टार्ट हुआ, यूके के रूल एंड रेगुलेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, देन हमारे यहाँ के जितने भी एक्सपीरियंस पीपल्स थे उन लोगों ने वॉच किया, उन लोगों ने फोकस किया कि एक्चुअल में इंडिया की कंडीशन पहले जैसी है ही नहीं, उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो इसको सबसे पहले मेज़र करने वाले पर्सन थे आपके दादा भाई नौरोजी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को मेज़र करने वाले पर्सन कौन थे? आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनका उन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलप की? तो उन्होंने ड्रेन थ्योरी को डेवलप किया। और ड्रेन थ्योरी क्या है? इंडियन मनी का कॉन्टिन्यूसली यूके की तरफ ड्रेन करना ही ड्रेन थ्योरी है। तो क्या हम लोगों ने देखा कि बहुत, उन्होंने तो सबसे पहले मेज़र किया, पर उसके बाद के जितने भी थिंकर्स आए उन लोगों ने भी मेज़र किया। जैसे PC राव है, देसाई जी हैं, इन लोगों ने भी मेज़र किया, पर एक्चुअल मेजरमेंट के जो बेस है वो रेडी नहीं कर पाए। तो जब एक्चुअल मेजरमेंट के बेस रेडी नहीं हो पाया तो उसके लिए फिर क्या हुआ? बाद के लोगों ने एफर्ट किया, और सबसे पहले 1952 में प्रेसिडेंशियलशिप की थी आपके PC महालनोबिस ने, इकोनॉमिस्ट थे ये, और इन्होंने सबसे पहले आपके इंडियन इकोनॉमी को मेज़र करने के मेजरमेंट के व्यूज़ रेडी किए। और उनके रेडी करने के बाद 55 में एक डिपार्टमेंट बन गया अलग से, जिसको CSO डिपार्टमेंट कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1955 के बाद इसने रन करना स्टार्ट किया, और प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडियन इकोनॉमी को या नेशनल इकोनॉमी को जो मेज़र करने का काम कर रहा है वो ये डिपार्टमेंट करता है। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, और कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि ये क्या वर्क कर रहा है, तो हमारे नेशनल इनकम को मेज़र करने का काम कर रहा है। अब देखिए हमारे ये हो गई आप लोगों की नेशनल मेजरमेंट की जो इनकम का बैकग्राउंड जो है वो। अब है आपके सेक्टर्स। देखिए जब मैं इंट्रोडक्शन पे बात कर रही थी तब मैंने आप लोगों से सेक्टर्स पे बात कर ली है, पर मैं एक बार वापस से इसको एग्जाम्पल के थ्रू वापस से बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, और किसी भी इकोनॉमी के देख लो, सबसे ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में सेम से सिचुएशन है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी होती है उसकी मेजर 3 सेक्टर्स होते हैं। और इन मेजर 3 सेक्टर्स में आप लोगों के
इंडिया की रेफरेंस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी 3 सेक्टर्स हैं, और 3 सेक्टर्स में सबसे पहले आप लोगों का एलिमेंट्री या प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आप लोगों के सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है आपका टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं इसको आप लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, टर्सरी भी बोल सकते हैं, और थर्ड आप लोगों का टर्स सेकेंडरी और फर्स्ट है आप लोगों का प्राइमरी और थर्ड है आप लोगों का टर्सरी। ये सेक्टर्स हैं आप लोगों के। अब देखिए इन सेक्टर्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ये 3 मेजर सेक्टर हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और आप लोगों का टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आप लोगों से कहा था इकोनॉमी का वो सेक्टर जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप जो भी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको होती है। अब रॉ मटेरियल में आप लोग कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके एग्रीकल्चर में जितने भी बीड्स अवेलेबल हो रहे हैं, राइस अवेलेबल हो रहा है, जो भी आप लोगों को सीड फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, जिसको आप लोग क्या कर रहे थे, फूड में काम में ले रहे होते हैं या सीडिंग में काम में ले रहे थे, जो भी। इसके अलावा आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री के अलावा माइनिंग, जितने भी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है वो, ये सब के सब किस में इंक्लूडेड होते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग कि ये तो रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप लोग को पता है उसको अदर बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट हो गए। अब वीट तो नहीं रह गया, अब उसमें बहुत सारे चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं। ये मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको समझ आ रहा है। इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम उनको फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। और लास्टली आपका है टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर इसको सर्विस सेक्टर भी बोल रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं जितने भी जॉब वाले लोग हैं, जिन जो जॉब कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं, जैसे सबसे पहले बोल रहे हो कि टीचर हैं आप लोगों का, आपके फिजिशियन है, डॉक्टर है, आपका इंजीनियर है, आपके मैनेजर्स हैं, ये सब के सब क्या हो हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स लोग हैं। तो ये सब आपके टर्सरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। अब इन सब से इनकम होती है, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर से भी इनकम है, सेकेंडरी सेक्टर से भी इनकम है, और थर्ड आपके टर्सरी सेक्टर से भी इनकम है। पर ये जो इनकम हो रही है, इस इनकम के आउटपुट डिफर हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो आप लोगों को इनकम हो रही है वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट इनकम नहीं है, या उतनी ज़्यादा रिलेवेंट इनकम नहीं हो पाती, उससे कि किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा स्टेटस बन रहा होता है। सेकेंडरी सेक्टर से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और आजकल जो प्रोमिनेंट हो रहा है वो आप लोगों का सर्विस सेक्टर है, जो ज़्यादा लोगों का बिलीव भी अब इसमें बढ़ा है, लोग इसको लेकर क्रेजी भी हुए हैं। तो ये वाले सेक्टर्स होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, और ये सेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को डिसाइड कर रहे होते हैं, और वो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री के स्टेटस को शो कर रही होती है। आपका कंट्री डेवलप कंट्री है, आपका कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, या अंडर डेवलप कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री में आप लोग क्या देखेंगे, डेवलप्ड कंट्री में आप देखेंगे कि जिसमें कि आपके सेंसस की बेसिक रिक्वायरमेंट को इजी वे में फुलफिल किया जा सके, उसको हम लोग बात कर रहे हैं कि वो आपका सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, सॉरी डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं उसको, कि जिसमें आप अपने एक जो सेंसस है उसके रिक्वायरमेंट को इजी वे में फुलफिल कर पा रहे हैं। आपकी सेंसस के रिक्वायरमेंट आप बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, उसको हम लोग डेवलप कंट्री कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री में सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल रहती है कि वो अपने सेंसस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो नहीं कर पा रहे हैं,
पर उन्होंने कुछ हद तक उस प्रोसेस की तरफ मूव किया है। मतलब उन्होंने अपने कुछ सेंसस की कुछ पार्ट के रिक्वायरमेंट को उन्होंने फुलफिल कर दिया। सबको तो नहीं कर पाए, पर कुछ पार्ट को उन्होंने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। पर बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे वीकर सेक्शन हैं, बहुत सारे ऐसी क्लासेस हैं जिन तक की फैसिलिटीज़ को मूव करवाना ज़रूरी है, फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट करना, मतलब लोगों को फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। उसको कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्री। और अंडर डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या है? ना तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की और ना ही उस प्रोसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब आप अभी बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, आप अपने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं, उसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री की एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, तो ज़्यादातर इसमें फॉरेन कंट्रीज के एग्जांपल हैं। आप लोगों के एशिया का माइनर का जो एग्जांपल है वो है आपका जापान, जो डेवलप्ड है। इसके अलावा आपका यूएसए, यूएसएसआर जो आजकल रशिया हो गया है, बाकी 15 कंट्रीज और भी है उसमें, रशिया हो गया। और रशिया के बाद में आप लोग बात कर लीजिए कि और बहुत सारी कंट्रीज। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लें इंडिया, चाइना, ये डेवलपिंग प्रोसेस में। अंडर डेवलपमेंट भूटान वगैरह जैसे देश हैं वो इसमें आ रहे होते हैं, जो अभी अपने यहाँ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये सब यही सेक्टर डिसाइड कर पाते हैं किसी भी कंट्री का स्टेटस कैसा है, डेवलप्ड स्टेटस में है, अंडर डेवलप में है या डेवलपिंग में है। सेक्टर्स की इनकम और आउटपुट जो है वो बहुत कुछ नेशनल इनकम को कम और ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगला है एग्जांपल कि आप लोगों के हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं सेक्टर्स में, और वो हिस्टोरिकल चेंज क्या हुआ। देखिए पहले के पर अगर हम लोग बात करते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड की, मिडावल टाइम पीरियड की भी बात कर लीजिए आप, और मॉडर्न में भी काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे थी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंसी थी। उस कंडीशन में आपका प्राइमरी सेक्टर प्रोमिनेंट था, मतलब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ही फुलफिल कर पा रहे थे। पर चूंकि आपकी एग्रीकल्चर में जो आउटपुट है वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक आउटपुट नहीं था जिससे कि कंट्री की सिचुएशन बदल सके, तो क्या हुआ कि डे बाय डे लोगों ने भी वॉच किया कि सिर्फ आपकी प्राइमरी सेक्टर फूड रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल कर पाता है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लैंड एरिया कम है और उसके यूजेबल लोग ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में इसके बहुत ज़्यादा इनकम के चांसेस नहीं होते। इस वजह से डे बाय डे इस फील्ड का क्रेज है, इस सेक्टर का क्रेज कम हुआ। सेकेंडरी पे आए तो थोड़ा सा क्रेज है, हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों में रहा, पर चूंकि बिजनेस वाला एंटरप्रेन्योर्स वाला सेक्टर है, सबके बस की बात नहीं होती कि सब लोग मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू अदर शेप में कन्वर्ट करके और उसमें बेनिफिट अर्न कर लें, तो ये भी थोड़ा कम ही चला फिर। पर प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा चेंज हुआ वो जो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे पेट्रियोटिकली हम लोग इसको प्रोफेशन को देखा, फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इस प्रोफेशन को वॉच किया, और एट प्रेजेंट आपका टर्शियरी सेक्टर काफ़ी प्रोमिनेंट है। मतलब ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें तो आपका सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। मतलब लोगों के लिए इसमें लोग सर्विस देने में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाने में बिलीव करने लगे, और इस सर्विस का बेनिफिट ज़्यादा ड्रास्टिक बेनिफिट है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो खुद की रिक्वायरमेंट है, उसे बहुत ज़्यादा आदमी खुद के अलावा काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाता, वो टर्शियरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो इस सर्विस का क्रेज भी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा बढ़ा है। ये हिस्टोरिकल चेंज वॉच हुआ है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट जो आप लोगों का इसमें पॉइंट है वो हुआ है आप लोगों का इंक्रीज हुआ है टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस। और टर्शियरी सेक्टर के इम्पोर्टेंस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्विस में जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल ले लीजिए कि चूँकि गुड्स में अगर हम लोग उसकी जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसके उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत लगभग 15% की अगर हम लोग बात करते हैं, लेस देन 15% का कंट्रीब्यूशन है। मोर देन 85% जो कंट्रीब्यूशन था वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो सेकेंडरी सेक्टर का, और टर्शियरी सेक्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में 50% जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ये इसका अच्छा खासा मतलब क्रेज बढ़ा है टर्शियरी सेक्टर का। इसमें आप लोगों का 15% है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका 15% है, इसका 85% है,
और लगभग मैं बात करूँ लगभग 50%। अब आप लोग ऐसे कहेंगे कि ये आपका 100% हो गया, पर प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 50% अकेले इस फैक्टर का है। तो मतलब क्या हुआ, इस फैक्टर का भी आप लोगों का क्रेज कम हुआ और प्राइमरी सेक्टर का ऑफकोर्स कम हुआ ही हुआ है। टर्शियरी सेक्टर का प्रेजेंट टाइम में प्रोमिनेंट चार्म है इसका, और हमारी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आप लोगों का, और वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चूँकि आप लोगों को मैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझाऊं, उसके पहले मैं आप लोगों को सिंपली क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, चूँकि डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है। आप लोगों का जैसे आप लोग छोटे से थे तब आपने कभी न कभी सुना ही होगा देखिए डेवलपमेंट एक होल प्रोसेस है, एक ब्रॉडर प्रोसेस है, और ग्रोथ हम लोग बात करें कि स्मॉल थिंग है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात कर ले, कहीं पर भी फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, सोशो डेवलपमेंट की बात कर लो, कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर लो, ये होल कंसेप्ट है, समझ आ रहा है? ये पूरा, जैसे आप ये बात करो ये बॉडी है और ये पार्ट है, ये इसके पार्ट्स हैं, तो वैसे ही ग्रोथ इसका एक छोटा पार्ट है जो इसमें अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। अब डेवलपमेंट में से पहले हम लोग यहाँ पर चूँकि ग्रोथ का टॉपिक दिया है, तो हम लोग बात करते हैं कि जिन कंट्रीज़ की बहुत इनकम है और कंपैरेटिवली जिनकी कम इनकम है, जो कम इनकम वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि फिर डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेशनल जो पॉपुलेशन है उनमें कंपैरिजन भी होता है कि कितने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, एवरेज कितनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कोई भी कंट्री क्या एफर्ट करे, तो एफर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या हो रहा होता है, किसी एक उनको फिर अपने कुछ मेजर्स डिसाइड करने होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे होल डेवलपमेंट को हायर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में वो कंट्री एक कुछ एस्पेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो लोगों को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, या लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा करने वाले हैं, या ये कर ले लोगों का सोशल स्टेटस सही करने वाले, तो एक एस्पेक्ट को लेकर वर्क कर रहे हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब वो पहले किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे करके सारे एस्पेक्ट्स को जब अचीव कर लेते हैं उसको कहते हैं डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ यूएसए का। यूएसए ने क्या किया, अपने यहाँ के सेंसस की होल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, फिर चाहे वो एजुकेशन के रिक्वायरमेंट हो, हेल्थ के रिक्वायरमेंट हो, सोशल रिक्वायरमेंट हो, कल्चरल रिक्वायरमेंट हो, रिलीजियस रिक्वायरमेंट हो, वो अपनी होल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से प्रेजेंट टाइम में डेवलप कर दी। ओके, देन अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने अभी अपने लोगों के कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। जैसे मैं बात करती हूँ कि वो फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, कुछ हद तक क्लोथिंग के रिक्वायरमेंट को उन्होंने फुलफिल कर दिया। तो ये क्या है, ये इंडियन ग्रोथ है कि इंडिया के अब धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं कि वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपने लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग अगर बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं उसके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इसके नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसकी कैपिटल है, उन सब में क्या कर रहे होते हैं वो लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कि उसकी कंट्री की किसी न किसी एक एस्पेक्ट की अच्छी प्रोग्रेस हो सके और उसका रिजल्ट कैसा आए, उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट आए, उसकी कंट्री की क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है उसमें सोशो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल सिचुएशंस जो होती हैं उसमें चेंज जो होता है वो नहीं होता है सबके सब में। ग्रोथ में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ तो किसी एक ही एस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, सब एस्पेक्ट्स में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें होल एस्पेक्ट्स में चेंज होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी ग्रोथ के कंपैरेटिवली ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं।
इसमें क्या होता है कि किसी भी नेशन की जो एक्चुअल इनकम है वो और पर कैपिटल इनकम है वो दोनों ही इन्हांस होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, चाहे वो सोशो एटीट्यूड हो, कल्चरल फॉर्म हो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब के सब क्या हो रहे होते हैं, फेवरेबल हो रहे होते हैं, उनमें चेंज हो रहा होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी नेशन के इकोनॉमिक, सोशो और पॉलिटिकल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सही होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है प्लस क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है, पर कैपिटल इनकम भी इन्हांस होती है नेशनल इनकम के साथ साथ। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी कुछ फेवरेबल होता है, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, ये सब के सब अगर प्रॉपर हो रहे होते हैं, इट मीन्स कोई भी कंट्री क्या कर रहा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी भी अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट हो चुका है तो वहाँ पर एक कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता है, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होता है और कंक्लूसिव डेवलपमेंट भी वहाँ पर होता है। मतलब क्या है, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड होगा, डेवलप्ड इन द सेंस कि आपने सोशो प्रोग्रेस कर ली, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर ली, कल्चरल प्रोग्रेस कर ली, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में प्रोग्रेस कर ली और आप लोगों ने टेक्निक्स को इम्प्रूव कर लिया, इट मीन्स आप क्या हो गए, डेवलप हो गए। और जब आप डेवलप्ड हो गए इट मीन्स आपने क्या कर लिया, होल एस्पेक्ट्स को सॉलिड कर लिया। पर जब आपने ग्रोथ की होती है तो किसी एक ही एस्पेक्ट को सॉलिड कर पाते हैं आप, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को आप नहीं डील कर पाते। इस केस में क्या हो रहा होता है कि हर कंट्री चाहते हैं कि मेरा कंट्री क्या हो, डेवलप। अब देखिए इससे एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो है कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस नाम से भी पता चल रहा होता है आप लोगों को कि आप लोगों का डेवलपमेंट क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद रुकता नहीं है बल्कि क्या हो रहा है, चल रहा होता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है जो आप लोगों का डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री कैसा भी हो, अगर वहाँ पर कंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है तो वहाँ के लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट की खास बात ये भी होती है कि प्रेजेंट जो आप लोगों की जनरेशन है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अलावा वो फर्दर आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। मतलब इस जनरेशन के रिक्वायरमेंट को उन्होंने इजी वे में फुलफिल कर दिया, उनको सेटिस्फाइड कर दिया, देन जो भी फर्दर जनरेशन आ रही है उनके लिए रिसोर्सेज को उन लोगों ने सेफ भी रखा है कि वो भी अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। एक है कंक्लूसिव डेवलपमेंट। कंक्लूसिव डेवलपमेंट देखिए पुरानी बुक्स में ये मैटर नहीं है, टेंशन में मत आइएगा, नई बुक्स में ये मैटर दिया हुआ है तो आप लोग नई बुक्स से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। अगला है कंक्लूसिव डेवलपमेंट। कंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा किसी भी सोसाइटी में ऐसा तो है ही नहीं कि एक कास्ट के लोग रहते हैं, एक क्लास के लोग रह रहे होते हैं या एक सेक्शन के लोग रह रहे होते हैं, मतलब सभी सेक्शन, कास्ट और मतलब सभी टाइप के लोग यहाँ पर लीव कर रहे होते हैं। उन सब तक क्या करना, रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना, सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना क्या होता है आपका कंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपने डेवलपमेंट कर लिया मान लिया, पर पता लगा कि आपका जो वीकर सेक्शन है, आपके ट्राइबल्स हैं वो बिल्कुल ही क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, वो पहले भी वैसे थे आज भी वैसे ही है, तो आप डेवलप नहीं किया आपने, आपका डेवलपमेंट कंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। आपका डेवलपमेंट कंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगा जब आपके कंट्री में लीव करने वाले होल क्लासेस तक फैसिलिटीज सर्कुलेट होंगी, जब उनके अवेलेबिलिटी होगी, उनको सबको रिसोर्सेज की सबको बेनिफिट होगा, दैट मीन्स आपका कंट्री ने क्या कर लिया, कंक्लूसिव डेवलपमेंट भी कर लिया। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट क्या है, प्रेजेंट आपकी जो जनरेशन है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ आने वाली जनरेशन के लिए रिक्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, आपके जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना ही क्या आपका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। और कंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है कि होल क्लासेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट को स्प्राइड कर रहे हैं, आप हर क्लास को बेनिफिट दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं आप लोग कंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट।
देखिए, ये तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में बात की थी कि ये डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें आपके कंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी मैंने बात की, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की, इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात की, इकोनॉमिक नेशनल इनकम की बात की, पर कैपिटल इनकम की बात की। ये तो हम लोगों ने जनरल बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी, जैसे हम लोगों ने अभी ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक भी पिछली क्लासों में देखा है, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी का बेस्ट यूज होता है, और अगर आपका ह्यूमन क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज बेस्ट होता है, इट मीन्स आपका बहुत अच्छा और मेजर रिसोर्स है। सो उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। आपको पता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ह्यूमन को हम लोग डेवलप करें, इसके लिए क्या, आपको पता है कोई भी इंसान कब डेवलप होगा, जब उसके होल एस्पेक्ट्स का हम लोग ग्रोइंग करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमें उसकी बेस्ट एजुकेशन होगी, उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, उसका फिजिकल स्टेटस, सॉरी उसको हेल्थ स्टेटस ही बोल रहे हैं, इसके अलावा उसकी जो लाइफ स्किल है वो अच्छी होगी, उसको अच्छे से वो न्यूट्रिशन होगा। अगर उसने सारे रिक्वायरमेंट अगर बेटर तरीके से मिली है, उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाई है, इट मीन्स ह्यूमन का डेवलपमेंट बेटर तरीके से हुआ। आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन के लिए सबसे पहले तो क्या हो रहा होता है, उसके लिए नॉलेज होती है, हेल्थ होती है, उसको हम लोग लाइफ स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं, और अगला है आप लोगों का लाइफ लेवल जो होता है, जिसको पर कैपिटल इनकम बोल रहे होते हैं, ये रीजन है। तो नॉलेज को आप एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटल इनकम, जिसको लेवल ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले नॉलेज, जिसको आप लोग एजुकेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड आप लोगों का हेल्थ, और थर्ड आपका हो जाएगा लेवल लाइफ। सॉरी, यहाँ पे बोल दूंगी मैं, अब लेवल क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड, जिसको आप लोग बोल रहे हैं वो। अगर किसी भी पर्सन के पास ये चीज़ें हैं, इट मीन्स आप क्या होते हो, आप एज ए ह्यूमन डेवलप्ड है। मतलब सबसे पहले आप लोगों को आपकी एजुकेशन हो वो बहुत बेस्ट एजुकेशन हो, आपको अच्छी एजुकेशन मिली हुई हो, आपको अच्छा नॉलेज है, इट मीन्स आप क्या हैं, आप डेवलप्ड हैं। आपका हेल्थ स्टेटस कंपैरेटिवली अच्छा है, मतलब आप माल न्यूट्रिशन नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिजिकली, देन आप क्या हैं, आप डेवलप्ड हैं। और आपका लेवल ऑफ लिविंग, जिसको मैं बोल रही हूँ कि आपका लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। लिविंग स्टैंडर्ड का होगा वो ऑब्वियस है कि आपकी पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी, पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर ये सब किसी भी ह्यूमन के पास है, इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बेस्ट तरीके से हुआ। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो ह्यूमन क्या है, एक बेस्ट रिसोर्स है जो किसी भी कंट्री की ग्रोइंग में, उसके ग्रोइंगनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखिए इन 1990, अब ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट आई वो कब आई, ये 1990 में स्टार्ट हुई, और सबसे पहले इसको लाने वाले थे वो कौन थे, महबूब उल हक। और आपसे एग्जामिनर यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की कंसेप्ट को लॉन्च किसने किया था, तो आप बताएंगे महबूब उल हक ने 1990 में इसको लॉन्च किया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में UNDP का प्रोग्राम है, उस आपसे संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको बोल रहे होते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि UNO का जो प्रोग्राम है उसमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले नॉलेज, सेकंड आप लोगों का हेल्थ, और थर्ड आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। अगर किसी के पास ये सारे के सारे डेटा हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स ह्यूमन डेवलप्ड है। और डेवलप होने के बाद क्या होगा कि इसके जो इवेल्युएशन होंगे वो, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का इवेल्युएशन होगा तो उसमें क्या होता है, कोई भी ह्यूमन जो है वो बेस्ट होता है, इवेल्युएशन में बेस्ट होता है, मतलब ह्यूमन जो है एक बेस्ट रिसोर्स में कन्वर्ट होता है। और तभी क्या होगा, एक ह्यूमन अच्छे से डेवलप्ड होगा तभी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और तभी उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन जो डेवलपमेंट होगा उसके मेज़रमेंट जो होते हैं उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो वही बात मैंने बोला आप लोगों से
कि अदर डिफर कंट्री के साथ कंपैरिजन करके हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि किसी भी डेवलप कंट्री के पीपल्स को ले लो और किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के पीपल्स को ले लीजिए, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, जो उनका एजुकेशन स्टेटस है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें कंपैरिजन करके हम लोग ये मेज़र कर पाते हैं कि किसी भी कंट्री का स्टेटस या वहाँ के पर्सनस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट किस स्टेटस पर है, ये हम लोग कंपैरिजन से डिसाइड कर पाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो आप लोगों का है कि इंडिया में प्लानिंग, और ये टॉपिक में मैं बात करूँगी। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है आपका इस वाले चैप्टर का, चैप्टर 14 का, और आपका चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार वापस से रिकॉल कर लूँ चैप्टर 14 को। चैप्टर 14 में सबसे पहले आप बताइए नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्या होती है, जितने भी रिसोर्सेज का जो आउटपुट होता है किसी भी कंट्री में, वो क्या होता है, नेशनल इनकम होती है। और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए मैंने सबसे बोला कि सबसे पहले तो आप क्या कर रहे होंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उससे आप उसको मेजर करते हैं। दो नेशन में कंपैरिजन को कंपेयर करके भी हम लोग उसको मेजर कर रहे होते हैं। थर्ड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेक्टर से इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और फोर्थ हम लोगों ने कहा कि किसी भी कंट्री की जो इनकम नेशनल इनकम जो है वो हम लोग तब मेज़र कर पाते हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि उसमें उसकी प्लानिंग्स कैसी है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी है। ये उसके बाद मैंने बोला कि आपकी पर कैपिटल इनकम का जो फॉर्मूला आता है वो, तो हमने कहा टोटल जो इनकम होती है उसमें सेंसस से डिवाइड कर देते तो पर कैपिटल इनकम आ जाती है, और यही आप लोगों के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहा होता है। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से कि आप लोगों के मेजरमेंट कब से हुआ, आपकी इकोनॉमी या डेवलपमेंट को मेजर कब से किया गया, तो हमने कहा था सबसे पहले 1885 में, तो 1865 में तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद में मैंने कहा पीसी राव ने किया, और राव के बाद देसाई जी ने, और फिर सबसे पहले सिस्टमैटिक में शुरुआत की 1955 में शुरुआत हुई, वो थी कि आपके पीसी महालनोबिस ने। और कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सिस्टमेटिकली मेजर करने का वर्क शुरू किया। फिर आपके सेक्टर, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आपका टर्शियरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में मैंने क्या कहा, प्राइमरी सेक्टर में आप लोगों का जो भी रॉ मटेरियल है, माइनिंग और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सेकंड में हमने क्या कहा, सेकंड में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू अदर शेप में कन्वर्ट हुए, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हुए, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर। और फोर्थ में हम लोग, थर्ड में मैंने कहा आपका टर्शियरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कह रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो हमने कहा डेवलपमेंट होल एस्पेक्ट्स को डील करके बनता है, और ग्रोथ किसी एक एस्पेक्ट में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, वो होती है। फिर उसके बाद में हम लोग कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यूएनईपी जिसको यूएनडीपी भी बोलते हैं, इसने क्या किया, सबसे पहले यूएन ने शुरू किया था, यूएनओ ने शुरू किया था इसको, कि कोई भी ह्यूमन कब डेवलप होता है, जब उसको नॉलेज होती है, जब उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा होता है, और जब उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तब कोई भी आदमी क्या बन रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कब शुरू किया गया, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिया में शुरू 1990 में शुरू किया गया, और करने वाले थे महबूब उल हक। तो यहाँ पे आप लोगों का महबूब उल हक में सवाल पूछ लेता है। और फिर उसके बाद में अगला एक लास्ट आप लोगों का पॉइंट है, वो है इंडियन प्लानिंग्स, जिसको आप लोग 5-4 प्लानिंग पे मैं बात करूँगी, पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये अगली क्लास में आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों से तो बात करिए, बाकी मेरे साथ के साथ आप लोग नोट्स सेंड करेंगे। मैं बार बार नहीं कहती रहूँगी, आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर रखा है तो आप लोग टाइम टू टाइम आपके नोट्स सेंड करेंगे, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। कभी भी मैं आप लोगों के इस पे आऊँ तो मैं आप लोगों से चेक करूँगी कि आप लोगों ने कितना काम कर रखा है। कुछ भी नहीं समझ में आता तो मैंने बार बार आप लोगों से कहा था कि रीनोट डाल दो मुझे, कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक अलग से क्लास बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू।